सैप की बात करेंगे, स्टार्ट कर दीजिए। एसेंट ऑफ सैप में दिखाया गया कि यहां पर आपको एक प्रेशर मिलेगा, रूट प्रेशर, जिसको काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की थी HROG के हिसाब से। और फिर बोला गया था लीफ भी एक निगेटिव प्रेशर लगाएंगे जिसका नाम होगा ट्रांसपिरेशन पुल। और यूं भी बोला गया कि लीफ से लेकर रूट तक वाटर कॉलम कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। यहां पर वेन और वेनलेट्स हैं। और यूं भी बोला गया था कि इनमें जो वाटर भरा हुआ है ये भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉलम कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ वाटर का कॉलम भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कुछ और बातें थी जो हम लोगों ने डिटेल में बोली थी कि पानी का इस तरह चढ़ना, इट इज नोन एज मास फ्लो। बाकी जो लोग नहीं आए थे उनको मुबारक, जो लोग आए थे वो समझे। मास फ्लो के लिए 3 रूल, एक एंड पॉजिटिव प्रेशर, एक एंड पॉजिटिव प्रेशर पे होना चाहिए, एक एंड निगेटिव प्रेशर पे होना चाहिए, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। और कॉलम कैसा होना चाहिए? सो मास फ्लो होगा। तो हम लोग रूट प्रेशर को पढ़ने लगे और रूट प्रेशर को पढ़ते पढ़ते हमने पढ़ा कि जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, 2 प्रकार का वाटर एब्जॉर्प्शन था, एक पैसिव और एक, जब एनर्जी खर्च करके हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे इट इज नोन एज एक्टिव। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दौरान वेसल्स में वाटर कॉलम बढ़ने लगेंगे। वाटर कॉलम जितना बढ़ेगा वाटर कॉलम का हाइट बढ़ेगा, रो और जी, व्हाट इज HROG? P। पानी जितना बेटा भरा जाएगा वाटर कॉलम उतने ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करेगा। ये पुश लगेगा और एक ये जेंटल पुश होगा। हम लोगों ने पढ़ा था जेंटल पुश, हैवी पुश की जेंटल। और ये लगभग 10 से 15 मीटर हाइट तक ही पानी को लेके जा पाएगा। कितना? 10 से 15 मीटर हाइट तक ही पानी को ऊपर ले जाएगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं। लेकिन पौधे मोर देन 30 मीटर या 30 मीटर या मोर देन 100 मीटर के आसपास के लंबे होते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस और सेकोइया, जो 100 मीटर से ज्यादा। तो अगर हम लोग केवल रूट प्रेशर की सहारे बैठते तो बताओ पानी ऊपर जाता कि नहीं जाता? तो ये माना जाता है कि रूट प्रेशर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इट इज ट्रांसपिरेशन पुल। इट इज द मेन पुल और द मेन प्रेशर, आई मीन मेन नेगेटिव प्रेशर और पुल, जिसकी वजह से एसेंट ऑफ सैप हो रहा है। अब वो लोग पूछेंगे एसेंट ऑफ सैप क्या है, जो लोग नहीं आए थे, बाकी लोगों को मालूम है व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप। इट इज अपवर्ड कंडक्शन ऑफ, डाउनवर्ड की अपवर्ड। तो एसेंट ऑफ सैप का जो मेन प्रेशर है वो कौन सा है? ट्रांसपिरेशन पुल। अच्छा, बिना ट्रांसपिरेशन को पढ़े ट्रांसपिरेशन पुल थोड़ा सा अजीब लगता है, फिर भी लेकिन सोचो जो जो तुम्हें पढ़ाया गया है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। और कौन कर रहा है? लीफ। कौन कर रहा है? तो वाटर वेपर निकलती जा रही है। और अगर वाटर वेपर निकल रही है तो खुद सोचो, जिन भी कोशिकाओं से पानी निकल रहा होगा, लेट सपोज वो एक कोशिका यहां पर, बताओ उस कोशिका से पानी निकल रहा होगा तो उसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा कि फीका? फीका। यही सुनना था, फीका। अगर मैं पानी यहां से निकाल दूं तो यहां का साइटोप्लाज्म और उसके बगल वाले का फीका, ऑस्मोसिस हुई होगी। अगर पानी यहां से यहां गया तो इसका गाढ़ा हो गया, उसके बगल वाला तो क्या करेगा? ऑस्मोस। तो क्या हर सेल इंटरकनेक्टेड एक ऑस्मोसिस करेगी? और ये ऑस्मोसिस कहां तक पहुंचेगी? ट्रांसपिरेशन। तो बताओ पानी का कॉलम कॉन्टिन्यूअस होता जाएगा और पुल ऊपर जाता जाएगा। ट्रांसपिरेशन डिटेल में समझने के लिए ट्रांसपिरेशन पूरा पढ़ना चाहिए, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। लेकिन ट्रांसपिरेशन पूरा पढ़ने के पहले ट्रांसपिरेशन पुल की बात हो रही है, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेशन पुल इज अ टाइप ऑफ पुल और टाइप ऑफ नेगेटिव प्रेशर
जो पानी को ऊपर चढ़ाएगा। और याद रखना, ट्रांसपिरेशन पुल को ये हैवी पुल मानते हैं। कैसा पुल? हैवी पुल का मतलब होता है ये बहुत तेजी से काम करता है। वहीं रूट प्रेशर वाज द जेंटल पुश। कहा गया कि एक चेन बनाकर बच्चों को खड़ा कराइए। मैंने कहा सब लोग अपने अपने हाथ पकड़ लीजिए, एक दूसरे के हाथ पकड़िए। आप लोगों ने ह्यूमन चेन पढ़ाई हुई है और एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए। और एक बच्चा जो सबसे आगे खड़ा हुआ था, उसके पास मैंने कहा आप हाथ दो। उसने हाथ दिया। बड़ा मजा आ रहा तुम्हें? तो जैसे हाथ दिया, उस हाथ पे मैंने बहुत तेजी झटके से खींचा। इट इज मॉडेस्ट और हैवी। तो जैसे मैंने इस बच्चे को बहुत तेजी से खींचा, तो बताइए वो जो ह्यूमन चेन थी उसके ब्रेक होने के चांसेस कम है कि ज्यादा? कम कि ज्यादा? क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल एक इतना हैवी पुल है कि वो वाटर कॉलम को बहुत तेजी से खींचता है। और बहुत तेजी से खींचने की वजह से वाटर कॉलम टूट सकता है। और भाई वाटर कॉलम टूट गया तो कॉन्टिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस। और मैंने शर्त 3 ही रखी है, एक एंड कॉलम पक्का। तो बोलते हैं जो पानी चढ़ता है इसमें कम रोल किसका है, ज्यादा किसका? और ट्रांसपिरेशन पुल इज हैवी और मॉडेस्ट। तो बताओ वाटर कॉलम के टूटने के चांसेस रहते होंगे? यस। कम के ज्यादा? तो बोलते हैं इसको कैसे बैलेंस करते हैं? बता रहे कैसे बैलेंस करते हैं। बोलते हैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, बुक में नहीं है। एक का नाम है डिक्सन और दूसरे का नाम है जॉली। डिक्सन एंड जॉली ने बताया कि जब भी पानी ऊपर चढ़ता है तो ट्रांसपिरेशन पुल ये वाटर कॉलम पर एक टेंशन पैदा करता है। वाटर कॉलम में एक टेंशन पैदा करता है। सीधे जैसे मैंने किसी को खींचा तो जितनी ह्यूमन चेन थी उसमें क्या पैदा हुआ? टेंशन। और अगर ये टेंशन को बेटा बैलेंस नहीं किया गया तो चैन बचेगी कि टूट जाएगी? तो बोलते हैं जैसे ही एक ट्रांसपिरेशन पुल नाम का हैवी पुल लगता है, पूरे वाटर कॉलम में एक टेंशन पैदा होती है। और इस टेंशन को काउंटरैक्ट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ा होना चाहिए, बहुत टाइटली जुड़ा होना चाहिए। और वाटर मॉलिक्यूल बोथ आर द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। और इन दोनों टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स का नाम कोहेशन। फिर से बोलो। तो बोलते हैं कि वो जो टेंशन है उसको किसने काउंटरैक्ट करना है? कोहेशन। तो कोहेशन ने किसको बेटा काउंटरैक्ट किया? टेंशन। और वो टेंशन किससे पैदा हुई थी? ट्रांसपिरेशन। डिक्सन एंड जॉली रूट प्रेशर की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन वाटर का एसेंट ऑफ सैप रूट प्रेशर की बस की बात नहीं है, क्योंकि वो कितनी दूर ले जाता है? 10 से 15। और वो रूट प्रेशर के बारे में बात ही नहीं करते। उनके हिसाब से पानी ऊपर चढ़ने की एक और केवल एक वजह है, वो कौन? ट्रांसपिरेशन पुल। बताओ ट्रांसपिरेशन पुल ने क्या पैदा की और उस टेंसर को किसने काउंटरैक्ट किया? कोहेशन। तो इनकी थ्योरी का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। कोहेशन टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। याद रखना, दिस इज अ मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। इससे ज्यादा किसी हाइपोथेसिस के बारे में नहीं माना गया, क्योंकि बाकी सारी हाइपोथेसिस अलग अलग से पढ़ाती है। रूट प्रेशर की हाइपोथेसिस अलग है, सरफेस टेंशन की अलग है। डिक्सन एंड जॉली की हाइपोथेसिस का नाम था, बोलो, कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। आपकी बुक में दिया गया है, देखना। आज नहीं तो कल तुम इसे भूल ही जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है। मैं पूछूंगा एसेंट ऑफ सैप का सबसे बेस्ट मॉडल, तुम आज नहीं कल भूल ही जाओगे। इसलिए इसे कैसे याद रखना? बताओ, 2 प्रेशर थे, एक कौन, दूसरा कौन? मॉडेस्ट, कौन हैवी?
डिक्सन जॉली दोनों को मानते थे कि एक को? किसको? अब जरा दिमाग लगाना, ट्रांसपिरेशन पुल लगा तो किस पे लगा? पता नहीं। ट्रांसपिरेशन पुल लगा तो किस पे लगा? वाटर पे क्या पैदा हुई? टेंशन। और इस टेंशन को किसने काउंटरैक्ट किया? कोहेशन। पूरी हाइपोथेसिस का नाम कोहेशन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन पुल। तो अगर ट्रांसपिरेशन पुल इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर सर ट्रांसपायरेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए? ट्रांसपायरेशन। आइए, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रांसपायरेशन इन डिटेल। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये समझिए, जो आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो, हम लोगों ने एक चैप्टर के रूप में पढ़ा है। आप जिसे एक टॉपिक के रूप में पढ़ रहे हो, हमने एक चैप्टर के रूप में पढ़ा है। तो ये नॉर्मल टॉपिक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। सो बोलते हैं ट्रांसपायरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor from aerial part of the plant, mostly from leaves through stomata. So loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant, mostly from leaf through stomata. इतनी बड़ी डेफिनेशन, सबको लिखने में मजा आ रहा होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी बात लिखा दी। क्योंकि लिखने में जो आनंद है वो तो कहीं है ही नहीं। अब देखो, पहली बात, रूट इज एरियल और अंडरग्राउंड। इसका रूट से ट्रांसपायरेशन होगा कि नहीं होगा? वेरी गुड। स्टेम इज एरियल और अंडरग्राउंड। ये एरियल पार्ट यहां से हो सकता है, हो सकता है, मैंने कहा होगा जरूरी? ओके। इसके बाद ब्रांचेस, क्या बेटा? ब्रांचेस, ये भी एरियल पार्ट। ब्रांचेस के बाद लीफ, बोलो कहां? लीफ। लीफ भी एरियल पार्ट। तो याद रहे, ट्रांसपायरेशन स्टेम से भी हो सकता है, ब्रांचेस से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर। लेकिन भगवान ने एक सुविधा दी है, वो सुविधा मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा था। स्टेम के ऊपर क्यूटिकल कवरिंग दी है। किसकी? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जितनी मोटी, ट्रांसपिरेशन उतना। ब्रांचेस में भी क्या दिया है? क्यूटिकल। क्यूटिकल जितनी मोटी, ट्रांसपिरेशन उतना। और लीफ में भी क्यूटिकल दी है। लीफ में भी क्या दी? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जितनी मोटी, ट्रांसपिरेशन उतना। लेकिन आपने कहा क्यूटिकल इनके पास भी, क्यूटिकल इनके पास भी, क्यूटिकल इनके पास भी, पर ये ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा करते हैं। देखो लिखा क्या है? मोस्टली फ्रॉम, मोस्टली फ्रॉम। ऐसा क्या बात है कि लीफ के पास मोस्टली ट्रांसपायरेशन होता है? बिकॉज दे हैव सम ओपनिंग्स। क्या है इनके पास? क्या है? एंड दीज ओपनिंग आर नोन एज स्टोमेटा। तो ऐसी ओपनिंग स्टेम में नहीं है, ब्रांचेस में नहीं है, लीफ में है। और लीफ में होने की वजह से वाटर वेपर का यहां से लॉस, मिनिमम की मैक्सिमम। मैक्सिमम। चलो अब बताओ, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर from the aerial part of plant, mostly from leaf through stomata. इसका मतलब है वेपर के रूप में जाना है तो इनमें एक रूल तो लगता ही होगा। बोलो कौन सा? इवेपोरेशन। फिर से बोलो। जब घर जाओगे तो एनसीईआरटी यहीं से शुरू होगी। ट्रांसपायरेशन इज इवेपोरेटरी लॉस। बोलो कैसा लॉस है?
यानी इवेपोरेशन के द्वारा होने वाला लॉस है, इवेपोरेटरी लॉस। इवेपोरेटरी लॉस, इवेपोरेशन के द्वारा होने वाला लॉस है। अब मैं इसका डिटेल पढ़ाने के लिए आपका लीफ का एनाटॉमी जानना चाहता हूं। क्या आपको लीफ की एनाटॉमी याद है? अगर लीफ की एनाटॉमी याद है तो ट्रांसपायरेशन आज समझने आने वाला है, नहीं तो आज आप लोग वैसे ही मुंह फैलाओगे जैसे अक्सर करते हैं। हाँ, बताओ, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? लॉस ऑफ वाटर। Okay, so it was somehow the transpiration is the loss of water in the form of water vapor from the aerial part of mostly through leaf। अच्छा, थ्रू स्टोमेटा। तो चलिए हम लोग एक डिजाइन क्रिएट करते हैं जिससे हमको थोड़ा सा आइडिया है। तो हमने कहा सर पानी गया रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से लीफ की मिड ड्रिप। कहां पर? मिड ड्रिप से गया वेन और वेनलेट। वेनेशन इसी दिन के लिए मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया गया था। वेनेशन याद है? एक प्रकार का कि दो प्रकार, पैरेलल और। तो जो पानी ऊपर चढ़ा है वो वेन और वेनलेट के द्वारा लीफ तक पहुंच गया। अब अगर आप लीफ की एनाटॉमी अच्छी तरीके से जानते हो तो मैंने आपको दो तरीके की लीफ की एनाटॉमी पढ़ाई थी। एक पढ़ाई थी डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट की डाइकॉट। डाइकॉट लीफ का नाम मैंने रखा था डॉर्सी वेंट्रल, जिनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस एक जैसी की अलग रहा, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और मैंने ही आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होती है उनकी दोनों सरफेस में स्टोमेटा इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। आज देखते हैं क्या क्या इनइक्वलिटी है। याद होगा आपको, आपको मालूम होगा कि ये रही आपकी अपर एपिडर्मिस। क्या रही बेटा? ये रही क्यूटिकल, क्यूटिकल। और ये नीचे रही क्यूटिकल वाला। क्यूटिकल मुझे इतनी लंबी बनानी नहीं चाहिए, चलिए इसे एपिडर्मिस बनाते हैं। बताओ, एबैक्सियल की एडेक्सियल? तो मैंने पढ़ाया था ऊपरी एपिडर्मिस का नाम होता है एडेक्सियल, एडेक्सियल। और नीचे वाली का नाम एबैक्सियल। ये रही वो एबैक्सियल एपिडर्मिस। इट इज एबैक्सियल एपिडर्मिस। और मैंने लीफ को कट किया है। कट किया तो बीचों बीच क्या मिलेगी? मिडरिप। तो मैंने कहा भाई ये रही मिडरिप। तो अगर मैं बीच कट किया तो ऊपर एक एपिडर्मिस, ये रही ऊपर वाली एपिडर्मिस, ये वाली नीचे, और बीचों बीच क्या थी? मिडरिप। अब मैं इनके बीच के टिश्यूज का नाम लेता हूं, दीज आर मीजोफिल। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत अच्छी बात, मीजोफिल। और मैंने यहां पर मीजोफिल दो प्रकार की बनाई है। ये बोलो क्या है? पैलिसेड। पैलिसेड है। और दूसरी? सर जी दूसरी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है। बोलो कैसी? स्पॉन्जी। तो ये था पैलिसेड और सर ये है स्पॉन्जी। दो प्रकार की पैरेन्काइमा है और दोनों को मिलाकर क्या बोला गया? मीजोफिल। अब मैंने बोला कि इन दोनों की चाहे अबैक्सियल सरफेस हो चाहे एडेक्सियल सरफेस हो, ऊपर एक वैक्सी लेयर है। बोलो क्या? जो वाटर परमिएबल की इम्परमिएबल। और इधर भी एक बेटा लेयर है वाटर परमिएबल की इम्परमिएबल। ये रहा इम्परमिएबल। तो सर पानी यहां से भी बाहर नहीं आ सकता, पानी यहां से भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन इनमें कुछ ओपनिंग्स है। याद है आपको? इनमें कुछ ओपनिंग्स हैं। रबर कहां से मिलेगी? यहां से, ये वाला। वाह, गुड, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। अब ओके, इनमें जो कुछ ओपनिंग्स हैं उनमें से कुछ ओपनिंग्स का नाम है बेटा स्टोमेटा। बोलो क्या नाम है? स्टोमेटा। और स्टोमेटा ऊपर और नीचे इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। नीचे वाली सरफेस में कम की ज्यादा? हाँ, ज्यादा। और ऊपर वाली में कम। ऊपर वाली सरफेस का नाम है एडेक्सियल और नीचे वाली का नाम एबैक्सियल।
और स्टोमेटा ही ऐसी जगह है जहां पर क्यूटिकल, तो वहां से पानी निकल सकता है। ये रही क्यूटिकल। अब ये कैसे निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, इसी की कहानी का नाम ट्रांसपायरेशन। नींद ना आए, अच्छे ढंग से सुनो। बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ में डॉर्सल सरफेस अलग और वेंट्रल अलग। वेंट्रल में कम की ज्यादा और डॉर्सल में कम। अच्छा, बोलते हैं सर जी इनमें पड़ी सनलाइट। क्या पड़ी? सनलाइट। एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे तुम रोक ही नहीं पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे। सनलाइट पड़ने की वजह से इन मीजोफिल कोशिकाओं में था वाटर। क्या था? वाटर। वो इवेपोरेट होने लगा। बोले सर वाटर कहां से था? पागल बना रहे हो। याद करो लीफ। लीफ याद आई? ये बताओ क्या थी? मिडरिप। मिडरिप में पानी था। पानी मिडरिप से होते हुए कहां गया? वेन और वेनलेट। और वेन और वेनलेट से कहां गया? मीजोफिल। तो बताओ मीजोफिल कोशिकाओं में पानी भेजा जा रहा है। ये पानी मीजोफिल कोशिकाओं में भेज दिया। कहां से भेजा गया? एसेंट ऑफ सैप। याद आया? पानी लीफ में पहुंचा और लीफ में जो पहुंचा है वो कहां पहुंचा? वेन और वेनलेट। पहले मिडरिप में पहुंचा, फिर वेन और वेनलेट और वहां से मीजोफिल। अब इन मीजोफिल कोशिकाओं में पड़ रही है सनलाइट। भाई सनलाइट पड़ने की वजह से एक प्रोसेस होगा इवेपोरेशन, जिसे तुम रोक ही नहीं सकते। और इवेपोरेशन होने की वजह से इनमें प्रेजेंट वाटर जो भी होगा, मीजोफिल हो या पैलिसेड हो या फिर कोई भी हो, इनमें वाटर वेपर बनने लगेंगी। वाटर वेपर बनने लगेगी। और वाटर अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये वेपर के फॉर्म में। अब ये वाटर वेपर यहां से निकलने का जुगाड़ देखेंगी, निकल नहीं पाएंगी क्योंकि पीछे क्या है? वैक्स। वाटर निकलने की कोशिश करेगी, निकल नहीं पाएगी, पीछे क्या है? वैक्स। अब ये नहीं निकल पा रही है तो इनको एक ओपनिंग दिखी। नाम बताओ? स्टोमेटा। अब स्टोमेटा पे है कि अगर वो ओपन है तो बताओ क्या ये बाहर निकल जाएंगी? और अगर ये बाहर निकल गई तो इसी प्रोसेस का नाम है ट्रांसपायरेशन। बच्चे अक्सर क्या गड़बड़ कर देते हो तुम लोग, और हम सबसे गड़बड़ियां यही होती हैं कि ट्रांसपायरेशन केवल इतना ही प्रोसेस है। हम ट्रांसपायरेशन में इवेपोरेशन को भी जोड़ने लगते हैं। यस, ये बात सच है कि इवेपोरेशन ना होता तो गैसेस वेपर, और वेपर ना बनते तो वेपर बाहर भी ना निकलते। वेपर के बाहर निकलने की प्रक्रिया का नाम ट्रांसपायरेशन। अभी मैं पूछूं व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, बताओगे? व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, मोस्टली फ्रॉम लीफ थ्रू स्टोमेटा। अब बताओ स्टोमेटा अगर ओपन ना होते ट्रांसपायरेशन होता कि नहीं होता? अगर होगे तो होगा। इसका मतलब ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू opening and closing of stomata. Transpiration is directly proportional to opening and closing of stomata. स्टोमेटा अगर ओपन तो ट्रांसपायरेशन होगा, स्टोमेटा बंद है तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा। Transpiration is directly proportional to opening and closing of stomata. अभी हटा रहा हूं। अगर ये डाइकॉट लीफ है तो क्या मोनोकॉट लीफ आपको याद है? बताओ। मोनोकॉट लीफ इज आइसोबाइलेटरल। दोनों तरफ की सरफेस पे स्टोमेटा इक्वल कि अनइक्वल? इक्वल। और वहां मिडरिप की बेटा पैरेलल वेन्स। और क्या वहां पर पैरेन्काइमा मीजोफिल होगी कि सारी एक जैसी? बताओ। यहां पर भी लॉस होगा, यहां पर भी लॉस होगा, लेकिन डंबल शेप की बेटा गॉड सेल डंबल। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा, तो इसको भूल जाओ, मैंने नहीं पढ़ा है। व्हाई दे आर नोन एज आइसोबाइलेटरल? दोनों तरफ की सरफेस में स्टोमेटा का नंबर बराबर। आइसो मतलब बाई मतलब दोनों, लेटरल मतलब साइड्स। याद रहेगा? इधर देखो, डॉर्सी वेंट्रल में किस में ज्यादा? डॉर्सल में ज्यादा।
वेंट्रल में ज्यादा, डॉर्सल में। मैंने बताया था अगर स्टोमेटा यहां पर ज्यादा दे दिए तो सनलाइट यहीं पड़ेगी, तो लॉस ऑफ वाटर कम की ज्यादा। एनाटॉमी पढ़ाने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ी नहीं। जब भी बेटा डॉर्सिवेंट्रल डाइकॉट पत्तियां निकलती हैं सनलाइट के परपेंडिकुलर, कैसे परपेंडिकुलर, तो यहां पर सनलाइट कम की ज्यादा। तो अगर तुमने यहीं पर बेटा स्टोमेटा ज्यादा दिए तो लॉस को ज्यादा कम करना है कि कम करना, कम। तो हम लोग स्टोमेटा नीचे दें, कहां दें, नीचे। वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा, डॉर्सल में कम, इसलिए डॉर्सल सरफेस अलग, वेंट्रल सरफेस अलग। इस कंडीशन का नाम डॉर्सी वेंट्रल। मोनोकॉट की डायकॉट, और मोनोकॉट पत्तियां हमेशा पर पैरेलल निकलती हैं। गेहूं की पत्ती ले लो, धान की पत्ती ले लो, और इस वजह से दोनों तरफ सनलाइट इक्वल, एंड दैट्स व्हाई दे आर आइसोबाइलेटरल। अभी भी नहीं आया? आगे बढ़ें तो बताओ सबसे पहला प्रोसेस ट्रांसपायरेशन के लिए क्या होता होगा? इवेपोरेशन। फिर से बोलो। और इवेपोरेशन किसका होगा? वाटर का। वाटर की वाटर वेपर बनती होगी दोनों एपिडर्मिस के बीच, ऊपर वाली एडेक्सियल, नीचे वाली एबैक्सियल। वाटर वेपर बाहर निकलना चाहती होगी, यस। बताओ निकल पाई कि नहीं? नहीं, क्योंकि अपर एपिडर्मिस हो कि लोअर एपिडर्मिस हो, पीछे क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल इज परमेबल की इम्परमेबल। तो कोई और जुगाड़ ढूंढो। ओपनिंग का नाम स्टोमेटा। ओपनिंग से निकलना इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। अगर स्टोमेटा ओपन तो ट्रांसपायरेशन होगा, और नहीं है तो ट्रांसपायरेशन। इसीलिए लिखा ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो भाइयों बहनों, वी नीड टू नो अबाउट द स्टोमेटा इन डिटेल। स्टोमेटा को डिटेल में पढ़ना जरूरी हो गया है। सो बोलते हैं स्टोमेटा इज एन अपर्चर। ये एक ओपनिंग है बस, प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट एक ओपनिंग है, दैट इज गार्डेड बाय और दैट इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये गार्ड सेल नाम की कोशिकाओं के द्वारा सराउंडेड होने वाली एक ओपनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज दिस इज एन ओपनिंग और एन अपर्चर। इसका नाम है स्टोमेटा, लेकिन इस स्टोमेटा को सराउंड किया है कुछ सेल्स ने, एंड दोज सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल, लाइक दिस। ये रही गार्ड सेल, और ये रहा स्टोमेटा। In dicot cases, the guard cell are kidney shape or bean shape. This is guard cell, single guard cell. Bean shape or kidney shape. ओके, खड़े हो। यस, स्टोमेटा गार्ड, स्टोमेटा किडनी शेप का, डाइकॉट की मोनोकॉट? डाइकॉट। एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन का आंसर है जो हर आदमी गलत देता है। स्टोमेटा तो केवल एक ओपनिंग का नाम है। जब कोई पूछे स्टोमेटा किडनी शेप कहां, तो वो गलत क्वेश्चन है, क्योंकि स्टोमेटा का एक ओपनिंग है, उसके बाहर की सेल का नाम गार्ड सेल। ये मोनोकॉट की डाइकॉट? डाइकॉट में कैसा है? बीन सेल। डाइकॉट में है बेटा बीन शेप, और मोनोकॉट की गार्ड सेल बोलो कैसी? डबल सेल। बताओ ये क्या है और ये क्या है?
और ये गार्ड सेल किडनी शेप की डम्बेल शेप। सो डम्बेल शेप होना ये मोनोकॉट का काम है, और किडनी शेप होना ये डायकॉट का काम है। लेकिन किडनी शेप या डम्बल शेप स्टोमेटा का शेप है कि गार्ड सेल का? तो व्हेन आई आस्क कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टोमेटा, आप डम्बल से बोलोगे? नहीं बोलोगे। बोलो स्टोमेटा इज एन ओपनिंग। ओपनिंग तो कोई एक छेद है किसी दीवार में, उस दीवार के चौकीदार भैया या तो कैसे होंगे? किडनी से या तो डम्बल। ओमेगा की ओपनिंग, ओमेगा के कोचिंग की ओपनिंग वो चैनल के द्वारा खुलती है, लेकिन वहां एक भैया बैठते हैं, चौकीदार भैया, जो आपका कार्ड चेक करते हैं। तो मैं पूछूं कि वो कौन है? गार्ड है। वो क्या है? गार्ड। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ओमेगा की ओपनिंग कैसी है, तो तुम चौकीदार भैया के बारे में बताने लगना। दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग? भाइयों बहनों, स्टोमेटा इज एन अपर्चर in epidermis of lead that is surrounded by guards, and now the guard cell is surrounded by some special cell, and these cells are known as subsidiary cells. इन्हीं का नाम है subsidiary cells। और जो subsidiary cells हैं और स्टोमेटा गार्ड सेल और सबको मिला करके it is known as stomatal apparatus। इसको मैं एनाटॉमी में पढ़ा चुका हूं। तो बोला जाए स्टोमेटल अपरेटस में क्या क्या मिलेगा? बोलो कौन कौन? स्टोमेटा, गार्ड सेल, सबसिडियरी सेल। और ये पूरा अपरेटस कहां मिलेगा? एपिडर्मिस। कहां मिलेगा? किसकी एपिडर्मिस? और कितनी है? एक लोअर और एक लोअर वाली, अबैक्सियल लोअर वाली और अपर वाले। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर सर वहां सब्सिडरी है तो यहां भी होंगी। यस, यहां भी सब्सिडरी सेल होंगी, बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी? इसका भी नाम स्टोमेटल अपरेटस है, लेकिन डायकॉट की मोनोकॉट? वो अब मेरा क्वेश्चन सुनना, डम्बल शेप स्टोमेटा डायकॉट में कि मोनोकॉट में? किसी में नहीं। बीन शेप स्टोमेटा? तो आप सर क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। ये शेप स्टोमेटा के, ये किसके हैं? सही क्वेश्चन पूछो। डम्बल शेप गार्ड सेल मोनोकॉट, मोनोकॉट। और सर बीन शेप गार्ड सेल डायकॉट। पक्का? अब अगर ये है तो इसको हम लोग बाय बाय करते हैं स्टोमेटा को। स्टोमेटा देख लिया? व्हाट इज स्टोमेटा? क्या ये एक अपर्चर है जो कहां प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस से प्रेजेंट है चारों तरफ कौन सी सेल? गार्ड सेल। और उसके बाद अपरेटस का नाम स्टोमेटल अपरेटस। फिर से बोलो, पक्का? नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल को ध्यान समझना। जो डायकॉट गार्ड सेल है या मोनोकॉट गार्ड सेल है, इनकी दो सरफेस, ये रही इनर सरफेस, द इनर सरफेस। सब एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा एक एक लाइन में। इनर सरफेस इज थिक एंड इलास्टिक, and the outer surface it is thin। याद रहेगा? इनर सरफेस थिक एंड इलास्टिक और आउटर सरफेस थिन। हालांकि मैं सेल में बना रहा हूं, माफी मांगते हुए पहले से बना दे रहा हूं, चूंकि यहां 3D सेल वॉल बनाई नहीं जा सकती, तो मैं मानता हूं कि तुमको जो स्ट्रक्चर में बताने जा रहा हूं वो तुम सेल वॉल में समझोगे। और सेल वॉल को 3D देख पाना, जो ऑलरेडी बहुत छोटी है, उसको 3D देख पाना मुश्किल है। तो मैं यहीं पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल्दो ये बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि ये सेल में दिखता है। सेल वॉल में सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल है। किसके बेटा? सेलुलोज। प्रोटीन के कि सेलुलोज? सेलुलोज।
और इनका अरेंजमेंट है रेडियल। कैसा बेटा? रेडियल। रेडियस कह लो, रेडियल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफाइब्रिल। और ये माइक्रोफाइब्रिल प्रोटीन के हैं कि सेलुलोज के? सेलुलोज। तीसरा पॉइंट, ये जो गार्ड सेल हैं एपिडर्मिस में, ये ग्रीन सेल्स हैं, और ग्रीन सेल होने का कारण है इनके पास क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन सेल होने की वजह से इन्हें फोटोसिंथेसिस करना आता है। बहुत सारे लोग सो चुके हैं, जागना है अभी। बताओ, मैं स्टोमेटा के बारे में बता रहा हूं। गार्ड सेल, गार्ड सेल की एक सरफेस की दो, एक इनर और एक आउटर। जैसा 2D में बना रहा हूं ना, वो वैसा ही दिखता है। लेकिन क्या किसी एक गुब्बारे को एज्यूम कर सकते हो जो राजमे जैसा दिखता हो? एजम्पशन नहीं कर सकते सर। कर सकते हो? एक गुब्बारा एज्यूम करो जिसका किडनी शेप, बीन शेप स्ट्रक्चर हो, राजमे जैसा हो। कर सकते हो? अब बताओ, वो गुब्बारा 2D दिख रहा है आपको कि 3D? क्या उसमें हवा भरी है? अब बताओ, उस गुब्बारे की एक सरफेस होगी कर्व, ये वाली, इनर की आउटर? इनर। और एक कौन सी थिक, कौन सी थिन? क्या उस गुब्बारे की वॉल में फिलामेंट अज्यूम कर सकते हो? बताओ कौन से फिलामेंट? ट्यूबुलिन की सेलुलोज। क्या ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल है? और उनमें अरेंजमेंट उनका कैसा है? रेडियल। फिर से बोलो, रेडियल। 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कि जो तुमने पढ़ा वो तुम समझते भी हो कि नहीं। इलास्टिक का मतलब वो होता है जिनको मीन पोजीशन से अगर हटाया जाए तो वो हट जाए, हट जाए, और जब भी वो फोर्स हटाया जाए वो फिर से मीन पोजीशन पे आ जाए। यस और नो? जैसे गीली मिट्टी एक इलास्टिक चीज है? गीली मिट्टी में मैंने पुश किया, क्या वो पुश हो जाएगी? यस। लेकिन मैं जैसे हाथ हटाऊंगा वापस आएगी, तो वो इलास्टिक नहीं है। अरे वो कुछ हो भैया, हमको अपना पढ़ा लेने दो। इलास्टिक है कि इलास्टिक है, हम अपना काम बता रहे। इलास्टिक चीजें वो होती है जिनको अगर मीन पोजीशन पे स्ट्रेस लगाकर हटाया जाए तो वो हट जाए, और फिर छोड़ा जाए तो वहीं। इसका मतलब ये जो इनर सरफेस है, अगर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो अपनी मीन पोजीशन पे रहेगी कि हट जाएगी, और ये फोर्स हटा दूं तो फिर मीन पोजीशन में चली जाएगी? यस, बिल्कुल चली जाएगी। और ये थिन है कि थिक है? और बाहर वाली? और बताओ, ये ग्रीन है कि होगा? फोटोसिंथेसिस करेगी? पक्का? आइए, कुछ बातें जो बकवास के रूप में मुझे करनी आती है मैं करने जा रहा हूं। बुक में नहीं दिया है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा बंद है, इनका मतलब उनकी जो इनर सेल्स हैं, गार्ड सेल नहीं, इनर सरफेस है, गार्ड सेल की इनर सरफेस बेटा बीच में आ गई है, और बीच में आने की वजह से यहां पर ओपनिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही है? पेन थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अभी जो कुछ समझ में नहीं आएगा वो फिर कभी नहीं आएगा। अब हुआ क्या कि दिन के समय पर, डे टाइम, डे लिख रहा हूं, डे, दिन के समय पर यहां पर हुई फोटोसिंथेसिस। क्यों हुई फोटोसिंथेसिस? पता नहीं, क्योंकि ये ग्रीन कलर है। डांट खाओ बेटा केवल। बताओ, दिन के समय पे सनलाइट है, सनलाइट इन पे पड़ी, ये कौन है? स्टोमेटा, गार्ड सेल है। और गार्ड सेल ने क्या की? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला याद है? CO2 + H2O C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या बनने लगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज है सॉल्यूट। बोलो क्या है? बताइए, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन घटने लगा कि बढ़ने लगा? नहीं सर, फिर से हाँ, मैं फिर से। दिन के समय पर गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ग्लूकोज नाम का सॉल्यूट घटने लगा कि बढ़ने लगा? बढ़ने लगा।
जैसे ही बढ़ने लगा, बताइए इस बढ़ते हुए ग्लूकोज की वजह से इनका कंसंट्रेशन घटा, कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। किसका? गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ने लगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी घटने लगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगा तो सेल हो गई हाइपोटोनिक। तो अरे मेरे बच्चे, हाइपो की हाइपर, हाइपर। अभी भी जगाना पड़ रहा, रात भर सोए अभी भी सो रहे हो। बताओ दिन के समय पर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से बेटा क्या हो गई? हाइपरटोनिक। फिर से बोलो। अगर ये सेल हाइपरटोनिक हो गई तो अगल बगल की जो कोशिकाएं थी वो तो उसके रेस्पेक्ट में हाइपर की हाइपो, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पर हाइपो। किसी को याद है? पानी विल मूव फ्रॉम हाइपर टू हाइपो, हाइपो टू हाइपर। खतरनाक पढ़ा दिया तुमने। बताओ एंडो ऑस्मोसिस के तुम ही पढ़ा रहे हो। तो हाइपरटोनिक होने पर इनमें चालू हुई एंडोस्मोसिस। और जैसे भाइयों बहनों एंडोस्मोसिस चालू हुई, वॉल्यूम घटा कि बढ़ा? वॉल्यूम। तो अब जब वॉल्यूम बढ़ा किसी कोशिका का, देखना अगला स्टेप। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, बताओ वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको धकियाने लगी? सेल। और सेल वॉल को धकियाने की वजह से क्या बढ़ा? टर्गर प्रेशर। किसी को टर्गर प्रेशर याद है? इट इज अ प्रेशर अप्लाइड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपॉन सेल वॉल, अपॉन सेल वॉल। तो सेल वॉल जितना खिसक सकती थी, किसकी? तो जो बताओ सेल वॉल खिसक सकती थी उतना खिसकी। और जैसे ही ये सेल वॉल खिसक के यहां पर पहुंची, अभी मन में चल रहा होगा सर टर्गर प्रेशर तो वॉल प्रेशर के वॉल प्रेशर बराबर होता है। यस, इक्विलिब्रियम। किसमें? उसके आने के पहले ये वॉल जितना खिसक सकती खिसकी। और जैसे ही ये वॉल खिसकने लगी, ओके, जैसे ही ये वॉल खिसकने लगी तो इसकी मीन पोजीशन वही रही कि बदल गई? और इसके साथ साथ सेल वॉल के माइक्रोफिलामेंट भी खिसके। और माइक्रोफिलामेंट खिसके तो इस सेल वॉल को भी, इनर वाली को कि आउटर वाली को? इनर वाली को भी खींच लाए। और अगर इनर वाली को खींच लाए तो ये मीन पोजीशन पे रही कि डिस्प्लेस हो गई? क्यों डिस्प्लेस हो गई? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? इलास्टिक। फिर से बोलो, इसका नेचर है इलास्टिक। और अगर इलास्टिक है तो बताओ ये अपनी मीन पोजीशन पे रही कि हट गई? और अगर हट गई दोस्तों तो बताइए इनके बीच में क्या पैदा हो गई? कॉनकैविटी। बोलो क्या? फिर से देखो सर, समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। मान लो ये मीन पोजीशन पे वॉल थी, टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल पीछे खिसकी। वॉल पीछे खिसकी तो माइक्रोफिलामेंट भी खिसके। माइक्रोफिलामेंट खिसके तो ये इनर वाली सेल वॉल को भी ले आए। और ले आए तो बेटा यहां पर क्या पैदा हो गई? कॉनकैविटी। बोलो कॉनकैविटी। कॉनकैविटी पैदा हो गई। और इसी कॉनकैविटी का नाम बताओ, इसी कॉनकैविटी का नाम क्या है? स्टोमेटा। यस और नो? कब खुला? बताओ दिन में क्या हुआ? क्या बना? कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक हुआ, एंडोस्मोसिस हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, टर्गर प्रेशर बढ़ा। बताओ सेल वॉल वही रही कि डिस्प्लेस्ड हो गई। और सेल वॉल डिस्प्लेस्ड हो गई तो स्टोमेटा ओपन की क्लोज। और अगर स्टोमेटा ओपन हो गए तो क्या चालू हो गया? ट्रांसपाइरेशन। बताइए ट्रांसपाइरेशन दिन में कि रात में? दिन में। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है? हाँ भैया, जवाब चाहिए मुझे, पूरी तरीके से चाहिए। चलो पहले तो गार्ड सेल के तीनों पॉइंट जो पढ़ाए थे, इनर सरफेसेस थिक एंड इलास्टिक, आउटर इज थिन, सेल वॉल में रेडियल फिलामेंट,
प्रोटीन के कि सेल्यूलोज? सेल्यूलोज के हैं। अब बताओ दिन में क्या हुआ? तो क्या ये सेल ग्रीन है? फोटोसिंथेसिस हुई? फोन अंदर रख लो। दिन में फोटोसिंथेसिस हुई? फोटोसिंथेसिस से क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज से कंसंट्रेशन बढ़ा। बताओ इनका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होने लगा? हाइपो की हाइपर? एंडोस्मोसिस चालू हो गई? वॉल्यूम बढ़ा। टर्गर प्रेशर ने वॉल को डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने की वजह से स्टोमेटा खुल गए। पक्का? और स्टोमेटा खुल गए तो क्या चालू हो गया? ट्रांसफर। अब आई रात, नाइट। अभी समझना है, नाइट में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई। स्टॉप। फोटोसिंथेसिस स्टॉप होने के बाद जो ग्लूकोज बने थे ये स्टार्च बनाने लगे। शायद बहुत कम लोग हैं जो इसमें मेरी मदद करेंगे। n नंबर मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 they are going to form starch। क्या बनाने जा रहे हैं? स्टार्च। और स्टार्च इज मोनोमर की पॉलीमर? हाँ, तो यहां पर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ स्टार्च बना रहे। जाग जाओ बेटा, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज के मोल 1 मोल स्टार्च बना रहे। तो मोलैरिटी बढ़ी कि घटी? पता नहीं। घटी, बढ़ी, पता नहीं सर, आप बता दो। या 10 मतलब 1000 मोल ऑफ ग्लूकोज वी गोइंग टू मेक 1 मोल ऑफ स्टार्च। घटी कि बढ़ी? तो मोलैरिटी घटने लगी, और मोलैरिटी घटने लगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन घटने लगी। और कंसंट्रेशन घटने लगी तो भाइयों बहनों मोलैरिटी घटने लगी, कंसंट्रेशन घटने लगी, और कंसंट्रेशन घटने लगी तो बताओ हमारी सेल हाइपर हो गई कि हाइपो? हाइपो। और अगर हमारी सेल हाइपोटोनिक हो गई तो बताओ ये वाटर गेन न करने लगी, लॉस। मैंने ऑस्मोसिस पढ़ाई थी, फ्रॉम हाइपर टू हाइपो कि हाइपो टू हाइपर? भूल ही गए। क्यों प्रतीक? जब क्लास में नहीं आओगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ा है ना? खड़े हो। कहां थे? फीवर आ रहा कि रात भर नाचे थे? बैठ जाओ। इस वजह से मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है क्योंकि आप लोग ही मेरे साथ नहीं होते। बताइए, जो दिन भर ग्लूकोज बना था वो ग्लूकोज रहा कि स्टार्च? और स्टार्च बनने पर ग्लूकोज के हजारों मॉलिक्यूल, हजारों मोल, 1 मोल स्टार्च बना रहे। अब बताओ मोलैरिटी बढ़ी कि घटी? घटी। कंसंट्रेशन घटी, और कंसंट्रेशन घटा तो सेल हो गई हाइपोटोनिक, और चीजें हमेशा हाइपो से हाइपर। तो बताओ सेल से क्या होने लगी? एक्सोस्मोसिस। अगला पॉइंट, एंडोस्मोसिस हुई कि एक्सोस्मोसिस? और एक्सोस्मोसिस होने पर वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? और वॉल्यूम अगर घटने लगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ा कि घटा? और अगर टर्गर प्रेशर की वजह से ये खिंची थी तो रिजल्टेंट फोर्स जिसकी वजह से ये खिंची थी वो कौन था? टर्गर प्रेशर। अब बताओ टर्गर प्रेशर लगना बंद हो गया, गीली मिट्टी, वो सॉरी मतलब इलास्टिक चीजों में जो फोर्स जिसकी वजह से खिंच रहा था वो कौन सा था? टर्गर। टर्गर प्रेशर की वजह से खिंच रहा था। बताओ टर्गर प्रेशर की वजह से टर्गर प्रेशर कम हो गया, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? और नहीं लगेगा तो भाइयों बहनों आप मुझे ये बताइए, नहीं लगेगा तो क्या ये अपनी मीन पोजीशन पे लौटेंगी? और अगर मीन पोजीशन पे लौटी तो बताइए ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, यहाँ वाली पोजीशन को प्राप्त कर लेंगी। इसका मतलब मेम्ब्रेन फिर से पास में आ गई। और अगर बेटा मेम्ब्रेन फिर से पास में आ गई तो बताइए फिर से ये अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएंगी। यस, स्टोमेटा ओपन की क्लोज। हाँ, टर्गर प्रेशर कम और इलास्टिसिटी की वजह से
regain their position, और पोजीशन रिगेन करते ही स्टोमेटा क्लोज्ड। तो कब खुलेंगे स्टोमेटा, कब बंद हो जाएंगे? तो ट्रांसपायरेशन कब होगा और कब नहीं होगा? दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी, सॉरी कन्वर्जन हाइपोथेसिस। The starch glucose conversion hypothesis, this was given by I think Levitt, Sayre, yes, Levitt, and support by Sayre। पिछली बार Sayre लिखाया था। The starch glucose conversion hypothesis given by Levitt, support by Sayre। बताओ, स्पेलिंग पता नहीं कहाँ लिख देते हैं, पूछने की हिम्मत नहीं होती, डांट देंगे फिर तो। बदतमीज टीचर। ले बिटिया, मिल गया? यो कहाँ लिखा है? सायरे। ऐसे लिखते हैं, या तो खुद पढ़े या खुदा। डॉक्टर की राइटिंग केवल फार्मासिस्ट पढ़ पाते हैं, है ना? देखो लिखने में कितना मजा आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आज जो लिखने दे रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अब देखो, याद है? 3 बातें बताओ गार्ड सेल की। Inner surface is thick and elastic, outer is thin, microfibril of cellulose, they are radially arranged। दिन आया? चौथी बात ये है कि ये ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस करेगी। अपने आप को चांस लो, देखो कितना आएगा तुम्हें। दिन आया? दिन में क्या हुई? फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बना, कंसंट्रेशन बढ़ने, हाइपरटोनिक हुई, एंडोस्मोसिस हुई, टर्गर प्रेशर बढ़ने लगा। टर्गर प्रेशर बढ़ने की वजह से सेल वॉल डिस्प्लेस, इनर मेम्ब्रेन भी डिस्प्लेस हुई, स्टोमेटा ओपन के खुल गए। वही बात है, ओपन हो गए। बंद हुए कि खुल गए? खुल गए। और खुलने की वजह से क्या होने लगी? ट्रांस। ये सब कब हुआ? दिन में। हाँ, दिन में हुआ। रात आई, जब रात आई तो बोला गया कि भैया रात में होती होगी फोटोसिंथेसिस बंद, और जो ग्लूकोज बने थे दिन भर वो स्टार्च में कन्वर्ट होने लगे, और स्टार्च में कन्वर्ट होने लगे तो मोलरिटी, कंसंट्रेशन कम, ऑस्मोटिक प्रेशर कम, हाइपर की हाइपो, गाढ़ा की फीका, फीका और फीका बंदा वाटर गेन करेगा कि लॉस? वाटर लॉस करेगा तो वॉल्यूम कम, और वॉल्यूम कम तो टर्गर प्रेशर कम, टर्गर प्रेशर कम तो वॉल जो डिस्प्लेस हुई थी वापस आई, और वापस आई तो बताओ स्टोमेटा ओपन की क्लोज? इसे एक बार में देखेंगे। देखिए अब दिखाई पड़ेगा। ये रही 2 गार्ड सेल। अब आप खुद देख करके सोच के बताइए। गार्ड सेल डिस्प्लेस, मीन पोजीशन वही है, द सेम मीन पोजीशन। गार्ड सेल डिस्प्लेस्ड, इनर और आउटर मेम्ब्रेन डिस्प्लेस्ड। बताओ ये क्या है? अगर टर्गर प्रेशर ना लगता तो ये डिस्प्लेस होती कि नहीं? टर्गर प्रेशर तभी लगता जब क्या होती? एंडोस्मोसिस तभी होगी जब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़े, हाइपो की हाइपर, और कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगी जब होगा डे, और डे में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस। वापस लौटे हैं। बताओ क्या ये मीन पोजीशन पे दोबारा पहुंची? माइक्रोफिलामेंट वापस आए, वापस ये खींच के ले आए, तो बताइए स्टोमेटा ओपन की क्लोज्ड? याद रखना
ये लेविट और सायरे की हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दिया गया, क्योंकि गार्ड सेल में, याद रखना, गार्ड सेल में, ऑल सेल नहीं, गार्ड सेल में डे टाइम में मैलिक एसिड मिला, मैलिक एसिड मिला, ना स्टार्च मिला ना ग्लूकोज मिला। तो फिर एक हाइपोथेसिस दी गई, दिस हाइपोथेसिस वाज द पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। लिखी कहीं नहीं है और हर साल पूछी जाती है, हर साल, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता ही है। स्टोमेटा ओपनिंग की हाइपोथेसिस, दिस इज नोन एज पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के दौरान के अकॉर्डिंग डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के दौरान मैलिक एसिड बनता है, और मैलिक एसिड बनता है गार्ड सेल में, बजाय ग्लूकोज के मैलिक एसिड बनता है। और किसी भी एसिड की आदत होती कि वो H+ आयन को रिलीज करे, तो मैलिक एसिड अपने बाहर H+ आयन रिलीज कर देता है। H+ आयन रिलीज करते ही इसकी न्यूट्रलिटी के लिए बाहर से इसके पास पोटेशियम आयन अंदर आता है, और पोटेशियम आयन मैलिक एसिड के साथ पोटेशियम मैलेट नाम का सब्सटेंस बनाता है। और जैसे ही पोटेशियम मैलेट सब्सटेंस यहां बन जाता है, याद रखना, यहां की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। आगे की कहानी तुम मुझे बताओगे तो अच्छा लगेगा। बताओ, दिन के समय पर क्या बना? मैलिक एसिड। क्या लूज हुआ? H+। क्या आया? पोटेशियम। क्या बना? पोटेशियम मैलेट। कंसंट्रेशन बढ़ा कि घटा? हाइपो की हाइपर? हाइपो। एंडो की एक्सो? एंडो। टर्गर प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, सेल वॉल डिस्प्लेस। और बताओ, स्टोमेटा ओपन की क्लोज? दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। और इसीलिए पोटेशियम को स्टोमेटा ओपनिंग के लिए मेन आयन माना जाता है। और ये क्वेश्चन लगातार 2-3 सालों से पूछा गया है, विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटा ओपनिंग? इट इज पोटेशियम, क्योंकि इस हाइपोथेसिस के अनुसार पोटेशियम मैलेट नाम का सब्सटेंस बनता है। दिन में कि रात में? दिन में। एंड इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। फॉर द स्टोमेटा ओपनिंग। सर नहीं समझ में आया, पहले कौन सी हाइपोथेसिस थी? स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन थ्योरी। उनके हिसाब से क्या बनना चाहिए? ग्लूकोज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया वहां ग्लूकोज किसी भी सेल में कि गार्ड सेल? गार्ड सेल में ग्लूकोज नहीं है। क्या बना है? मैलिक एसिड। तो बोला गया मैलिक एसिड की वजह से जो होता होगा तो होता होगा। तो किसी ने थ्योरी दी कि जब भी मैलिक एसिड बनता है बाहर क्या निकलता है? H+ आयन, और अंदर क्या आता है? पोटेशियम। फिर से बोलो, पोटेशियम। और क्या बनेगा? पोटेशियम मैलेट। और इस पोटेशियम मैलेट की वजह से बताओ क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन घटेगा कि बढ़ेगा? तो बताओ, दिन में, मेरे साथ पूरा चलो, दिन में क्या बनेगा? मैलिक एसिड। दिन में अंदर कौन आएगा? पोटेशियम। क्या बनेगा? पोटेशियम मैलेट। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हाइपरटोनिक। एंडो की एक्सो? एंडो। वॉल्यूम बढ़ेगा, टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, सेल वॉल डिस्प्लेस, स्टोमेटा ओपन। रात में ये अपने पोटेशियम को गेन करेंगे कि लॉस कर देगा? लॉस। दिस हाइपोथेसिस इज नोन एज पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस। याद रहेगा? हाँ भाइयों बहनों, मैंने इकोलॉजी में एक दिन आपको कैम पढ़ाई थी। मैंने कहा था कभी ना कभी इसको दोबारा पढ़ाऊंगा। फुल फॉर्म याद है? इट इज नोन एज क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म।
क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के अनुसार, ध्यान सुनना, स्टोमेटा रात में खुलने चाहिए। स्टोमेटा ओपन होंगे नाइट में, और ऐसे स्टोमेटा कहलाए जाते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। स्कोटो का मतलब ही होता है नाइट, एक्टिव मतलब ओपन। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। कैम साइकिल से स्टोमेटा ओपनिंग की थ्योरी एक साइंटिस्ट ने दी, इनका नाम है निशिदा। सब साइंटिस्ट के नाम बेकार है, मैं पता नहीं क्यों पढ़ा रहा, ये नहीं पूछे जाएंगे, नेवर। पर मेरे को याद है, मैंने बोल दिया। इससे एक इफेक्ट पड़ता है, सर को आता है, सर को आता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, तो हटा दो। बहरहाल ये आया है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये पूछा गया। कैम का फुल फॉर्म क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसमें इस थ्योरी के अनुसार स्टोमेटा रात में, और ये कैम साइकिल केवल ज़ेरोफिटिक प्लांट में होती है। किसमें? ज़ेरोफिटिक प्लांट, ऐसे प्लांट जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनमें C4 साइकिल जैसी, C4 साइकिल, अब ये क्या बोला है, ये फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, C4 साइकिल जैसी एक कैम साइकिल होती है। और इस केम साइकिल के दौरान मैलिक एसिड, फिर से बोलो, रात में डिपॉजिट होता है, नाइट में डिपॉजिट होने लगता है। यानी नाइट में मैलिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। मैंने बनना बोला कि डिपॉजिट होना? मैंने बनना शब्द नहीं बोला। बाद में मत बोलना कि सर आपने बोला था नाइट में मैलिक एसिड बनता है। रात में डिपॉजिट, और रात में डिपॉजिट होने लगता है तो पोटेशियम मैलेट भी कब बनता है? रात में। और अगर पोटेशियम मैलेट रात में बना तो आगे की कहानी तुम बताओ। कंसंट्रेशन कम होगा कि ज्यादा? कब? रात में। बताओ, हाइपरटोनिक कि हाइपोटोनिक? कब? दिन में कि रात में? रात में। एंडोस्मोसिस रात में। टर्गर प्रेशर, स्टोमेटा ओपनिंग रात में। और रात में ओपन होने वाले ऐसे स्टोमेटा का नाम स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। और इट इज फॉर एवरी स्टोमेटा। ज़ेरोफिटिक प्लांट। सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ा रहे हो आप? आज हम लोग पढ़ा रहे हैं, आइए पनीर की सब्जी कैसे बनाएं। हैं? सूर्या कह रहे सर पनीर नहीं, मुर्गा कैसे बनाया है? बना लेते हो? जीव हत्या में तुम्हें एकदम बिल्कुल नहीं। नॉनवेज अलग से बनाते हो। इकोलॉजी कह रहा तभी तो बैलेंस रहेगी। इकोलॉजी बैलेंस करने आए हो। कौन दिन शेर तुम्हारी इकोलॉजी बैलेंस करेगा? शेर खा गया, बोले कैसे? बोले इकोलॉजी बैलेंस कर रही थी, प्रेडेटर और प्रे। हटाएं। चलो भाई, मैंने इतनी देर तक जो बकवास की, उस बकवास से तुम्हें क्या पता चला? ट्रांसपायरेशन याद है? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल मोस्टली फ्रॉम लीफ, थ्रू स्टोमेटा। पक्का? फिर मैंने लीफ के 2 स्ट्रक्चर पढ़ाए। फिर पहले बताया इवेपोरेशन, क्या हुआ? वाटर वेपर बनी। वाटर वेपर बाहर निकलने की कोशिश कर रही, लेकिन निकल, स्टोमेटा खुलेंगे तो निकलेगी, नहीं खुलेंगे तो नहीं निकलेगी। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में मैंने गार्ड सेल्स बनाई। गार्ड सेल की 2 सरफेस, इनर और आउटर। ऐसा क्या बिटिया? बहुत खुश? क्या हुआ? इतना काहे खुश हो? कोई बात ना, कोई भी कमेंट पीछे से नहीं करेगा। सर वो गाना याद आ गया जो परसों डीजे में चल रहा था। जो भाई साहब आप लोगों ने स्टेटस डाले, दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो, स्टेटस में आप मेरे साथ ऐड हो। और गर्ल्स ने जो जो डांस के मूव्स दिखाए हैं, हाँ, वो बॉयज ने तो जो किया है वो उसे लखेरापन कहते हैं। कुछ बॉयज ने तो डांस करते करते अपना बनियान भी उतार के। पीपी बेटा, तुमको भरी सर्दी में गर्मी लग रही थी?
दौड़ दौड़ के नाच रहा था, इस डीजे से उस डीजे, उस डीजे से उस डीजे। हमें रास्ते में मिल गया, हमने कहा पीपी कहाँ? बोले अरे सर भागे। बोले सर अभी घर नहीं गया? हमने कहा नहीं, आज तुमको यही देखना है क्या कौन क्या। बड़े खुश। क्या बदल गया सौरभ? जिंदगी में कुछ बदल गया क्या? पता नहीं, लोग नाच गा रहे। अच्छा भाई हटाओ, बातें नहीं करना। तो अब स्टोमेटा के थ्रू हम लोगों ने देख लिया, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग देख ली। 3 थ्योरी पढ़ी, कितनी? 3। पहले कौन? स्टार्च ग्लूकोज कन्वर्जन हाइपोथेसिस। दूसरा पोटेशियम मैलेट। तीसरी कैम। बताओ सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी? पोटेशियम मैलेट थ्योरी। दिन में खुलते हैं कि रात में? दिन में। रात में? लेकिन कोई कैम साइकिल वाले लोग भी हैं, इनके स्टोमेटा दिन में कि रात में? क्योंकि इनका मैलिक एसिड दिन में कि रात में? अपोजिट, डिपॉजिट होता है। याद रहेगा, पोटेशियम मैलेट दिन में बनेगा कि रात में? रात में। और इस तरीके से स्टोमेटा रात में खुलेंगे। ओके भाइयों बहनों, इधर देखो। इसके अलावा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, it is depends upon two type of factors। 2 प्रकार के फैक्टर पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड करेगा। वन इज नोन एज इंटरनल फैक्टर्स, नंबर 2 इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर्स। सुन लो, शायद काम आ जाए। यानी ट्रांसपायरेशन कितना होगा, किस हद तक होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बात 2 तरीके के फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक इंटरनल फैक्टर और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर। द इंटरनल फैक्टर, दीज आर रिलेटेड विद द प्लांट एंड लीफ। वो फैक्टर जो प्लांट और पत्तियों से रिलेटेड फैक्टर हैं उनका, दैट इज इंटरनल फैक्टर। एंड एक्सटर्नल फैक्टर, दोज आर रिलेटेड विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से रिलेटेड 4 मेन फैक्टर हैं। एक है टेम्परेचर, दूसरा है लाइट, तीसरा है विंड वेलोसिटी, और चौथा है ह्यूमिडिटी। एनसीईआरटी ने इनके नाम लिखे हैं, बस एनसीईआरटी ने इनके नाम लिखे हैं, मुझे इनको डिटेल में ले जाना पड़ेगा। वन इज नोन एज टेम्परेचर, अनदर वन इज नोन एज लाइट, नंबर 3 इज नोन एज विंड वेलोसिटी, नंबर 4 इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और इंटरनल फैक्टर्स में दो तीन है। एक तो एज ऑफ लीफ, दूसरा नंबर ऑफ स्टोमेटा, नंबर 3 पोजीशन ऑफ स्टोमेटा। तो 2 प्रकार के फैक्टर हैं जिन पर ट्रांसपायरेशन डिपेंड करेगा। बताओ क्या दिक्कत हो गई? मुर्गा खिलाओगे इसको? तुम बच के रहना, तुम्हारी एक आधी उंगली चबा गया ये। हाँ बताओ भाई। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड अपॉन 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स। वन इज नोन एज इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। Internal factor related with the leaf, plant and leaf. External, environment. Environment से कितने फैक्टर हैं? 4। One is temperature, light, wind velocity, humidity. Internal factor में कितना? एक कौन? Age of leaf, number of stomata. अब ध्यान सुनो, जितनी यंग लीफ होंगी उतना ही ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। नई पत्तियों में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा, पुरानी पत्तियों में कम होगा।
नंबर ऑफ स्टोमेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपायरेशन, ज्यादा स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन भी जितना ज्यादा। और पोजीशन ऑफ स्टोमेटा मतलब पोजीशन विथ रिलेटेड टू सरफेस। हियर इधर देखो, ऊपर वाली एडेक्सियल, बताओगे नहीं तो कैसे आएगा? ऊपर वाली, नीचे वाली एडेक्सियल। अगर एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा तो सनलाइट, तो ओपनिंग के चांसेस ज्यादा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा। और नीचे वाले में कम की कम, अगर नीचे वाले में स्टोमेटा ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम। तो बताओ पोजीशन पर, नंबर पर और एज पर। सो गए बेटा। अब बताओ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? वन इज, दूसरा मत ढूंढो सुभाषनी, नहीं मिलेगा। इधर देखो, क्वेश्चन आए इसलिए पढ़ा रहे, हमको कोई बता नहीं है। इधर देखो, नंबर ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड अपॉन हाउ मेनी फैक्टर्स? टू। एक कौन? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब प्लांट से रिलेटेड, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, बाहर मतलब इन्वायरमेंट। इंटरनल में से कितने? 3। एज ऑफ लाइफ, एज ऑफ लीफ, नंबर ऑफ स्टोमेटा, पोजीशन। एज और नंबर से मुझे लेना देना नहीं है, पोजीशन से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। कहो तो बता दे, कहो तो आगे बढ़ जाए। बता दें, उसी को पढ़ाना की कोशिश कर रहे हो। तुम इधर उधर पन्ने पलट रहे हो, कहाँ लिखा है? खुद ही कहते हैं एनसीईआरटी के बाहर मत जाना, खुद ही एनसीईआरटी के बाहर पढ़ाते हैं। मैं उन क्वेश्चन को पढ़ाता हूं जो आए हैं। ये क्वेश्चन आया है, जब तुम्हारे पास आएगा सर फला साल में क्वेश्चन आया, आपने नहीं पढ़ाया तो सुन लो। एज ऑफ लीफ, फ्रेश लीफ, यंग लीफ में ट्रांसपिरेशन ज्यादा, नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा। और पोजीशन ऑफ स्टोमेटा पर भी डिपेंड करेगा। किस पर? एडेक्सियल सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा, और एबैक्सियल सरफेस पे तो कम। याद रखना, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा की बेसिस पर 5 प्रकार के स्टोमेटा, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा की बेसिस पर 5 प्रकार की चीजें हैं। एंड द फॉर्मूला इज APOWP। ये सब पूछा गया। वन इज नोन एज एप्पल टाइप स्टोमेटा, एप्पल टाइप। नंबर 2 इज पोटैटो टाइप। मेरा बिल्कुल मन नहीं कि मुझे कितना नॉलेज है वो पढ़ाना नहीं चाह रहा। क्वेश्चन आएगा बस तुम सही कर देना। O इज ओट टाइप, O8 नहीं, ओट टाइप। वाटर लिली टाइप, एंड P इज पोमेटोगेटॉन टाइप। हे भगवान, ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखना कितना आसान है, वरना मुश्किल चीजें मैं पढ़ाता ही नहीं। APOW, A फॉर, P फॉर, O फॉर, W फॉर वाटर लिली, P फॉर पोमेटो। अब ध्यान सुनना, एक एक को पकड़ते हैं। ओट इज मोनोकॉट, ओट इज, तो ये मोनोकॉट टाइप है। मोनोकॉट टाइप का मतलब है जिसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे स्टोमेटा इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे इक्वल स्टोमेटा हो, ऊपर और नीचे की सरफेस में अगर बराबर स्टोमेटा हो, बताओ कैसा? ओट टाइप। सर आपको यहां से पढ़ाना चाहिए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हारे दिमाग में पिक्चर डालना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से सुनो। ओट टाइप मोनोकॉट टाइप है जिसमें ऊपर और नीचे स्टोमेटा इक्वल ना। पोमेटोगेटॉन दूसरा पकड़ूंगा मैं। पोमेटोगेटॉन में क्या पढ़ना है? ये पौधा पानी के अंदर है। किसके अंदर है? यानी इसकी पत्तियां भी पानी के अंदर है, और पानी के अंदर स्टोमेटा की जरूरत? अरे यस और नो? पानी के अंदर पाई गई पत्तियों को ट्रांसपायरेशन करने की जरूरत? ट्रांसपायरेशन करना तब पड़े जब बाहर ड्राई हो। यहां बाहर ड्राई है कि बेटा वेट है? वेट, तो इन्हें स्टोमेटा की जरूरत नहीं है। तो पोमेटोगेटॉन में स्टोमेटा इज वेस्टिजियल। किसी भी सरफेस पे स्टोमेटा नहीं है, ना ऊपर सरफेस पे ना नीचे की सरफेस पे, कहीं पर भी स्टोमेटा नहीं। अब बचा वाटर लिली। वाटर लिली मतलब लोटस टाइप। इधर देखो,
बचपन में खूब बनाया है, और जब तुम पत्ता बनाते थे तो पानी में बनाते थे, तो वो पानी के पे ऊपर पत्ती में बताओ कौन सी सरफेस पानी में? नीचे की ऊपर। तो नीचे वाली सरफेस में स्टोमेटा रखने की जरूरत, ऊपर वाले सरफेस में स्टोमेटा रखने की जरूरत है। तो याद रखना इस केस में कमल जैसा काम है। कमल का मतलब है द स्टोमेटा इज absent इन लोअर सरफेस, प्रेजेंट इन अपर सरफेस। एडेक्सियल, absent in abaxial। ओके, पोटैटो इज ट्रू डाइकॉट टाइप। ट्रू डाइकॉट का मतलब ऊपर कम नीचे ज्यादा, लेस इन एडेक्सियल, मोर इन अबैक्सियल। इसीलिए इनकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग। अब आया एप्पल टाइप। बस वाटर लिली से उल्टा लिखना है। बताओ वाटर लिली में कहां था, कहां नहीं था? यहां पर कहां है? नीचे। कहां absent है? ऊपर। absent इन एडेक्सियल, present in abaxial। So stomata on the basis of their position, पोजीशन की बेसिस पर इन्हें 5 प्रकार का बांटा गया है। कोई बिना देखे बता सकता है? yes, sir। रट्टा मार के? no, समझ में आएगा? yes, लो, ओट, ओट इज, अपना दिमाग यूज करो, मैं दोबारा लिख सकता हूं। ओट इज मोनोकॉट, ऊपर और नीचे सरफेस में इक्वल। पोमैटोगेटॉन, पानी के नीचे, ना ऊपर की सरफेस में ना तो नीचे। अच्छा, वाटर लिली, लोटस जैसा, पानी की सतह, एक सतह पानी के ऊपर, एक पानी के साथ वाली में नहीं, पानी के ऊपर वाली में होगा। तो किस सरफेस में होगा, किसमें नहीं होगा? अब बचे ए और पी। पी इज टोटल, प्योरली, पी फॉर प्योरली, प्योरली डाइकॉट, नीचे ज्यादा ऊपर का। अब बचा एप्पल। एप्पल इज अपोजिट ऑफ वाटर लिली। बोलो, ऊपर absent, नीचे प्रेजेंट। इट इज नोन एज APOWP। कुछ लोग नहीं लिख पाए तो उनके लिए दोबारा APOWP। बोलो, ऊपर की सरफेस प्रेजेंट होगा कि absent? ऊपर की सरफेस absent। पोटैटो याद है? बोलो, ऊपर की सरफेस पे कम, नीचे की सरफेस से ज्यादा। ओट आया? बोलो, ऊपर की सरफेस में और नीचे की सरफेस में बराबर। वाटर लिली याद है? बोलो, ऊपर की सरफेस में होगा, नीचे की सरफेस में नहीं। टोमेटो बताओ, ना ऊपर ना नीचे। सर ये क्या पढ़ा दिया? ऐसे याद रखें हम लोग। APOWP। A फॉर, P फॉर, O फॉर, W फॉर वाटर लिली, P फॉर टोमेटो। हटा दें। अब बताओ किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? 2। एक कौन? इंटरनल। दूसरे रिलेटेड विद प्लांट, इंटरनल। रिलेटेड विद एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल। प्लांट रिलेटेड 1 की 3। एज ऑफ लीफ, नंबर ऑफ स्टोमेटा। नंबर ज्यादा तो ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा। फ्रेश लीफ, यंग लीफ ज्यादा। और बताओ पोजीशन के बेसिस पर कितने? 5। APOWP याद रहेगा। नाउ द एक्सटर्नल फैक्टर। सुनो, ट्रांसपायरेशन एक्सटर्नल फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है? सबसे पहले टेम्परेचर। ट्रांसपायरेशन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? ध्यान से सुनिएगा।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर देखिए, पत्ती के आसपास की एयर ड्राई होने लगेगी, यानी टेम्परेचर एयर को ड्राई करेगा। अगर एयर ड्राई होने लगी तो ये ड्राई एयर और लीफ के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा और लीफ वाटर को कम लॉस करेगी कि ज्यादा है? हाँ, क्योंकि एयर कैसी है? ड्राई। तो ड्राई एयर को वेट करने के चक्कर में ट्रांसपायरेशन ज्यादा होने लगेगा। तो बोलते हैं ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, ट्रांसपायरेशन बढ़ता जाएगा। यानी अर्ली मॉर्निंग और दोपहर तक पहुंचते पहुंचते बताइए, जैसे जैसे दोपहर तक की तरफ जाओगे ट्रांसपायरेशन घटने लगेगा कि बढ़ने लगेगा? एक और बात बोलते हैं, मिड आफ्टरनून या फिर मिड नून ऑफ द समर, या फिर मिड आफ्टरनून। आफ्टरनून में मिड शब्द होता ही नहीं है, मिड नून तो मिड के साथ जाएगा, या फिर आफ्टरनून। कभी कभी टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री पर पहुंच जाता है, और 45 से 50 डिग्री पहुंचने पर होता क्या है? ट्रांसपायरेशन रेट मैक्सिमम हो जाता है, मिनिमम की मैक्सिमम। और ऐसी कंडीशन में वाटर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपायरेशन मैच नहीं कर पाते। फिर से सुनो, जितनी तेजी से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे कई गुना तेजी से क्या होने लगा? ट्रांसपायरेशन। यानी आप पानी उतना पी नहीं रहे हो जितना निकाल रहे हैं, और इस वजह से वाटर की कमी होने लगती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं वाटर स्ट्रेस। फिर से बोलो। और इस वाटर स्ट्रेस कंडीशन में पत्तियां मुरझाने लगती हैं। इस प्रोसेस का नाम है विल्टिंग। कोई पूछ रहा था व्हाट इज विल्टिंग? विल्टिंग इज द ड्रूपिंग ऑफ लीफ ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। लीफ से पानी बहुत ज्यादा निकल गया, इसलिए पत्तियां मुरझाने सी लगती हैं। सर अगर ये पानी निकल गया तो एब्जॉर्ब भी तो हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जिस रेट से हो रहा है उससे कहीं ज्यादा रेट से क्या हो रहा है? ट्रांसपायरेशन। और इस वजह से एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपायरेशन एक दूसरे को मैच नहीं कर, और तब आ जाता है वाटर स्ट्रेस। सुनना, वाटर स्ट्रेस आते ही अब हमें एब्जॉर्प्शन तो हम बढ़ा नहीं सकते, एब्जॉर्प्शन अपने मैक्सिमम पर है और ट्रांसपिरेशन भी अपने मैक्सिमम पर है, लेकिन एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपिरेशन आपस को मैच, कौन ज्यादा है? और एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा, एब्जॉर्प्शन को और बढ़ाया नहीं जा सकता। तो अब हम क्या करें? ट्रांसपायरेशन को कम करें। इसलिए मिड नून या फिर आफ्टरनून ऑफ समर, समर के मिड नून और आफ्टरनून में टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ट्रांसपायरेशन बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए बॉडी से एक स्ट्रेस हार्मोन निकलता है। नाम तो तुमने खूब सुना होगा, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ऑल्सो नोन एज ABA, और ये ABA जाकर स्टोमेटा को क्लोज करने लगता है, स्टोमेटा को क्लोज करने लगता है। तो वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन बढ़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन एकदम घट जाता है। क्यों? अरे यार क्वेश्चन का जवाब ही नहीं आया, सो रहे हो तुम। वैसे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन, लेकिन मिड समर में वो भी, और मिड नून और आफ्टरनून के समय पर जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ट्रांसपायरेशन बढ़ने की बजाय अचानक घट जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या आती है? वाटर स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस की वजह से कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन। बोलो कौन? पौधा किस में गया? स्ट्रेस में। तो हार्मोन कौन सा? स्ट्रेस। नाम बताओ? एब्सिसिक एसिड निकलने लगता है, और ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को ओपन करने की बजाय क्लोज। अभी तो AMU बंद हो गए, लेकिन AMU का लगातार 3 साल का क्वेश्चन था। मोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ स्टोमेटा क्लोजर। स्टोमेटा क्लोजर, इट इज ABA थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ABA। व्हाट इज ABA? एब्सिसिक एसिड थ्योरी। अब दोनों 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बता दोगे तो ट्रांसपायरेशन के 3 अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द स्टोमेटा ओपनिंग,
पोटेशियम मैलेट, दैट वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड, और दैट वाज फॉर ओपनिंग एंड इट इज फॉर क्लोजिंग. मोस्ट मॉडर्न थ्योरी फॉर द स्टोमेटा क्लोजिंग, इट इज ABA थ्योरी. तो भाइयों बहनों, टेम्परेचर बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन घटेगा कि बढ़ेगा? लेकिन भयंकर टेम्परेचर पर बढ़ेगा कि घट जाएगा? क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट, एब्जॉर्प्शन उससे मैच, तो क्या पैदा होगा? स्ट्रेस, और स्ट्रेस पैदा होने की वजह से हार्मोन का नाम स्ट्रेस, और स्ट्रेस हार्मोन का नाम एब्सिसिक है, वो जाकर के उसे बंद कर देगा. इसीलिए शाम तक आते आते ये विल्टिंग खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि शाम तक आते आते ये मुरझाना खत्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन उसी रेट से हो रहा और ट्रांसपिरेशन कम हो गया और पानी वापस पहुंचता है और पत्तियां ठीक हो. नहीं आया? नहीं आया ना? आया? तो बताओ, पहला फैक्टर जिस पे बेटा डिपेंड करती है, टेम्परेचर. बाय बाय करते हैं. टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? थैंक यू वेरी मच. नाउ द लाइट. ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट. क्वांटिटी ऑफ लाइट. सुनो भाइयों बहनों, लाइट ज्यादा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा तो कंसंट्रेशन भी ज्यादा, और कंसंट्रेशन ज्यादा तो स्टोमेटा ओपनिंग की क्लोजिंग ओपनिंग, और अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा. याद रखना, ट्रांसपायरेशन क्वालिटी ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता है. सात प्रकार के कलर हैं. विबग्योर, नाम तो याद होगा. कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पूछेंगे नहीं, उन्हें याद नहीं होगा, फिर भी उनके लिए वी फॉर, जो हमारा प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं. बोलो कौन? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. एक बार और. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. इन 7 कलर में सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन, याद रखना, ब्लू में मैक्सिमम, उसके बाद रेड में आफ्टर दैट, और मिनिमम इज ग्रीन. तो क्वालिटी ऑफ लाइट में भी डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ लाइट में भी डिपेंड करता है. सबसे बढ़िया ट्रांसपायरेशन ब्लू लाइट में, उसके बाद रेड लाइट में, और सबसे कम ग्रीन लाइट. आगे बढ़े. कितने फैक्टर हो गए? एक कौन? टेम्परेचर. दूसरा लाइट. तीसरा है विंड वेलोसिटी. इधर देखो, बोलते हैं पत्तियां जब भी ट्रांसपिरेशन करती हैं, अब देखो तुमने सुनना बंद कर दिया, वो वाटर वेपर का लॉस करती हैं. वाटर वेपर लॉस करने की वजह से पत्तियों के आसपास की एयर हैवी हो जाती. एयर अगर हैवी हो गई तो वो डिस्प्लेस नहीं होती. अगर एयर आसपास की हैवी हो गई तो वो डिस्प्लेस नहीं होगी, और डिस्प्लेस नहीं होगी तो पत्ती को लगेगा चारों तरफ पानी है, और अगर पानी है तो बताओ उसका ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? अब चली हवा, विंड वेलोसिटी चलने लगी, हवा चलने लगी. हवा चलने से बताओ ये जो हैवी एयर थी, जो वेट थी, कैसी थी? वेट. ये रुकेगी कि बेटा डिस्प्लेस हो जाएगी? और डिस्प्लेस हो गई तो यहां पर कौन सी एयर आ जाएगी? ड्राई. क्यों? क्योंकि इस जगह की एयर हैवी थी, आसपास की कैसी थी? ड्राई. तो जब ये यहां से निकलेगी तो ड्राई एयर आएगी, और जितनी ज्यादा ड्राई एयर आएगी ट्रांसपायरेशन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा. नहीं आया ना? सुना ही नहीं.
इधर उधर की बातें कर रहे थे कि सर हम क्यों सुनेंगे, एक बार में सुन ले तो हमारा नाम स्टूडेंट क्यों है, और कनपट्टी में बैठता फिर एक बार में सुनते हो। ये रही लीफ, लीफ ने ट्रांसपायरेशन शुरू किया, इधर देखो वाटर वेपर निकलने लगी, ये जो पानी के वाष्प निकलने लगी है आसपास की एयर को वेट करने लगी, और वेट एयर इज अ लाइट एयर और हैवी एयर, हैवी एयर। तो बताओ पत्ती के आसपास की एयर हैवी हो गई, कैसी हो गई, हैवी। पर आसपास की जो एयर हैवी है, अगल बगल की एयर ड्राई है, वो कह रही है यार हमको भी मौका दो, हम भी पानी चाहते हैं। ये यहां पर जमी बैठी हुई है कि मैं तो हैवी में डिस्प्लेस नहीं हूं। अब चली एयर, क्या चली, एयर चलने पर कौन सी एयर यहां से, कौन सी वाली एयर यहां से, सॉरी विंड चली, विंड चलने पर कौन सी एयर यहां से आ गई, वेट, और कौन सी आ गई, ड्राई। और जब ड्राई आई तो ट्रांसपिरेशन घटा कि बढ़ा, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाओगे ड्राई एयर आती जाएगी, ड्राई एयर आती जाएगी, ट्रांसपिरेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। तो याद रखना ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी। अगर इस क्वेश्चन का जवाब तुमने सही दे दिया तो इसका मतलब हम 2 घंटे से बकवास नहीं कर रहे थे। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं, मान लीजिए विंड वेलोसिटी चलते चलते तूफान आ गया, इधर देखो तूफान आ गया तो ट्रांसपायरेशन रेट मिनिमम की मैक्सिमम, और हमने वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां पर किया है कम, क्यों, क्योंकि तूफान आने पर एब्जॉर्प्शन कम और ट्रांसपायरेशन। आप बताओ क्या यहां पर वाटर स्ट्रेस आ जाएगी, वाटर स्ट्रेस आ जाने पर कौन सा हार्मोन, ए बी, ए बी। तो अगर स्टॉर्म आ गया, क्या आ गया, स्टॉर्म, तो बताओ ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आंधी चलने लगती है तो शुरुआत में ट्रांसपायरेशन बढ़ता है, बाद में घट जाता है, क्यों, क्योंकि विंड वेलोसिटी बढ़ाने पर ट्रांसपायरेशन बढ़ेगा, लेकिन बहुत बढ़ गया तो कम हो जाएगा, क्योंकि क्या पैदा होगा, स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की वजह से कौन सा हार्मोन, स्ट्रेस, स्ट्रेस हार्मोन निकलने की वजह से ट्रांसपायरेशन कम। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द वाटर कंटेंट ऑफ एयर। एयर, अगर बेटा इधर ध्यान सुनो, अगर वाटर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब एयर ऑलरेडी कैसी है, वेट। अब चारों तरफ ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब हवा भी चलाओ तो भी कोई फर्क, वेट एयर जाएगी तो वेट एयर ही, क्योंकि पूरी जगह पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम की ज्यादा, तो बस याद रख लो ट्रांसपायरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी ट्रांसपायरेशन उतना। अच्छा भाई, अगर एक शब्द में लिखना हो, यानी एक सेंटेंस में लिखना हो, शब्द में नहीं, एक सेंटेंस में लिखना हो चारों बातें तो लिख पाओगे? यस, ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विंड वेलोसिटी, याद है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी याद रहेगा? नहीं आया ना? बताओ, इस पे कोई कंडीशन अप्लाई है? याद है? कौन सा? ए बी ए। और इस पे भी है कौन सा? ए बी। बहुत तूफान आने पर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर आने पर ए बी। पक्का? और पढ़ोगे? बस चलो, ट्रांसपायरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। भागो भागो भागो, जाओ।
टेक केयर।